ये इतिहास के पन्नों की एक ऐसी सच्ची कहानी है कि जो न सिर्फ आपके दिल में कुछ करने का जज्बा पैदा करेगी, बल्कि आपको ये भी सिखाएगी कि अगर आपके अंदर किसी काम को लेकर जुनून है तो आप एक छोटी सी कश्ती से पूरा समंदर पार कर सकते हैं। हॉलीवुड मार्वल स्क्रीन प्रेजेंटिंग कॉन-टिकी। इस कहानी की शुरुआत में एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम है थॉर हेटल। वहाँ पर बर्फ के बीच में कुछ पानी उभरा होता है जिसके ऊपर बर्फ की 2 सिल्लियाँ हैं और जो दूसरी बर्फ की सिल्ली होती है उसके ऊपर इनकी एक आरी है। कोई बच्चा वहाँ पर नहीं जाना चाहता, लेकिन थॉर वहाँ पर जाता है और जब वो वापस आ रहा होता है तो उसका पैर बर्फ से स्लिप हो जाता है और वह डूबने लगता है। लेकिन तभी एक बच्चा आकर उसका हाथ पानी से ऊपर खींच लेता है और उसकी जान बच जाती है। अब थॉर को वापस घर लाया जाता है। तब थॉर के डैड थॉर से कहते हैं कि मुझे लगता है तुम्हें एक सबक मिल चुका है, तुम मुझसे वादा करो कि जिंदगी में आज के बाद इस तरह का रिस्क कभी नहीं लोगे। लेकिन थॉर उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं देता। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और साल दिखाया जाता है 1937 यानी 1937। थॉर अब बड़ा हो चुका है, जो कि एक एग्नोग्राफर और एक एडवेंचरर है जो पॉलिनेशिया के एक द्वीप के बीच पर रहता है। दरअसल पॉलिनेशिया बहुत ही फेमस है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ पर 1000 से भी ज्यादा द्वीप हैं। हालांकि इनमें से कुछ द्वीप ऐसे होते हैं जो अपने आप में एक अलग देश हैं और अधिकतर द्वीपों पर दूसरे देशों का अधिकार है। थॉर अब यहीं पर रहता है। वह यहाँ के लोगों पर, यहाँ की जीवन शैली पर स्टडी करता है। और एक दिन थॉर जब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक बूढ़े आदमी के पास बैठा होता है तो वह उनसे कहता है कि आपके इंसेस्टर्स यानी कि आपके पूर्वज कहाँ से आए थे। वह बूढ़ा आदमी बताता है टिकी द सन गॉड यानी कि उनके ईश्वर इन आइलैंड्स पर उन्हें लेकर आई, उस धरती से जो ओशियन की दूसरी तरफ है। और वो ईस्ट यानी पूर्व की तरफ इशारा करता है। थॉर इस बात से हैरान हो जाता है। वो कहता है पूरब से। वो बूढ़ा आदमी बताता है सब कुछ पूर्व से आता है, सूरज, हवा, बिजली, सब कुछ, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द ईस्ट। और हमारे पूर्वज पूरब से पश्चिम को आए थे, यानी कि उन्होंने अपना सफर उस जगह से शुरू किया था जिस जगह पर सूरज उगता है यानी कि पूरब से, और वो उस तरफ चले जहाँ पर सूरज ढलता है यानी कि पश्चिम की तरफ। और सूरज ने ही उन्हें नेविगेट किया यानी कि उन्हें रास्ता दिखाया। और इसके बाद वो बूढ़ा आदमी उन्हें एक ऐसी जगह लेकर जाता है जहाँ पर बहुत पुराने देवता की एक मूर्ति होती है और ये उनके टिकी देवता होते हैं। दरअसल थ्योरी ये होती है कि पॉलिनेशिया के टापुओं पर यानी कि उन आइलैंड्स पर जो लोग रहते हैं, जो बसे हैं, वो एशिया से नहीं बल्कि साउथ अमेरिका से आए हैं। लेकिन इस बूढ़े आदमी को इस बारे में कुछ नहीं पता। ये सिर्फ उन्हें यही बताता है जो उसने अपने पूर्वजों से सुना है, यानी कि उनके पूर्वज एशिया से नहीं बल्कि साउथ अमेरिका से आए थे। और थॉर इस बात से पूरी तरह हैरान होता है। अब साल दिखा जाता है 1946 यानी 1946। दरअसल थॉर पिछले 10 सालों से इसी बात पर रिसर्च कर रहा है। उसने अपनी बहुत सारी थीसिस लिखी हैं और वह एक पब्लिशर के पास जाता है। दरअसल 10 साल पॉलिनेशिया आइलैंड्स पर बिताने के बाद, वहाँ के लोगों के साथ रहने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा है कि वो बूढ़ा आदमी सही बोल रहा था। पॉलिनेशिया आइलैंड्स पर जो लोग हैं वो एशिया से नहीं बल्कि साउथ अमेरिका से आए थे। वह एक पब्लिशर से मिलता है, लेकिन वो पब्लिशर उसकी थ्योरी, उसकी किताब, उसकी बुक छापने से मना कर देता है। वो कहता है आज तक सिर्फ यही थ्योरी है, पॉलिनेशिया आइलैंड्स पर जो लोग रहते हैं वो एशिया से आए हैं और तुम अपनी थ्योरी, अपनी किताब को साबित नहीं कर सकते, क्योंकि आज से 1500 साल पहले जब इन द्वीपों पर लोग आए थे तो उस वक्त साउथ अमेरिका के लोगों के पास ऐसी बोट, ऐसी नाव, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि उतना लंबा सफर तय कर सके, जबकि एशियंस के पास ऐसा सब कुछ था। इसलिए तुम्हारी थ्योरी पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। थॉर कहता है कि वो राफ्ट के जरिए आए थे। इस बात पर पब्लिशर को हंसी आती है। वह कहता है अगर तुम्हारी यही थ्योरी है, तुम्हारे पास अगर यही एविडेंस है, तो तुम एक काम करो, तुम पेरू से पॉलिनेशिया तक जाओ। यदि तुम ऐसा कर पाए, वो भी एक राफ्ट के जरिए, तो मैं तुम्हारी बुक, तुम्हारी थ्योरी को पब्लिश कर दूंगा। और वो ऐसा इसलिए कहता है कि इतने बड़े ओशियन को एक राफ्ट के जरिए पार करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इतना लंबा सफर और ओशियन में जिस तरह की लहरें होती हैं, जिस तरह की मुश्किलें होती हैं, एक छोटी सी राफ्ट से उस ओशियन को पार नहीं किया जा सकता। और थॉर के पास अपनी थ्योरी को साबित करने का अब एक ही तरीका है कि वह साउथ अमेरिका से पॉलिनेशिया के टापुओं तक जाए। और ये सफर 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा का है, वो भी एक ऐसे ओशियन में जहाँ बड़े बड़े शिप डूब जाते हैं। इसके लिए थॉर को फंडिंग की भी जरूरत है और वह एक मैगजीन वालों के पास जाता है और वह कहता है कि वह 8000 किलोमीटर का सफर तय करेगा जो साउथ अमेरिका से पॉलिनेशिया के बीच तक है। और यह सफर लकड़ी की एक ऐसी राफ्ट से करेगा जो आज से लगभग 1500 साल पहले चलती थी, जिसमें कोई सुविधा नहीं होगी, कोई सेफ्टी नहीं होगी। मैगजीन वाले उसे फंडिंग करने से मना कर देती। वो कहते हैं कि हम सुसाइड करने के लिए फंडिंग नहीं करते। और वैसे भी स्कूल का छोटे से छोटा बच्चा जानता है कि पॉलिनेशिया के जो टापू हैं उन्हें एशियंस ने डिस्कवर किया था, ना कि साउथ अमेरिका वालों ने। जबकि थॉर का यह कहना है कि कोलंबस के अमेरिका पहुंचने से पहले ही साउथ अमेरिका के लोग पॉलिनेशिया आइलैंड्स पर पहुंच गए थे। अब थॉर यहाँ से एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर कुछ प्रोफेशनल लोग होते हैं जो समंदर में काफी वक्त बिता चुके हैं। थॉर इन सबको राफ्ट का एक स्केच दिखाता है और वह कहता है कि इसका नाम कॉन-टिकी है और इस राफ्ट से हम 5 लोग पेरू से पॉलिनेशिया तक का सफर तय करेंगे जो 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा का है। और यहाँ पर एक आदमी होता है, वह कहता है कि मैं अटलांटिक महासागर में 22 दिनों तक रह चुका हूँ और यह सफर तय करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि आप इतने बड़े ओशियन में एक छोटी सी राफ्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसी दिशा नहीं दिखा सकते। और जो डिजाइन तुमने बनाया है, जिसके बेस में तुम लकड़ियां लगाओगे, जिन्हें तुम रस्सियों से बांधोगे, कुछ ही दिनों में रस्सियां टूट जाएंगी और हम
हम उस महासागर में फंस जाएंगे और वहाँ पर हम सिर्फ एक ही चीज का इंतजार कर सकते हैं और वह है सिर्फ मौत। थॉर इनकी बातें सुनकर यहाँ से निकल जाता है। यहीं रेस्टोरेंट में एक आदमी होता है जिसका नाम हरमन होता है। हरमन इनकी सारी बातें सुन रहा होता है और वो थॉर के पास जाता है और वह कहता है कि मुझे राफ्ट वाला तुम्हारा आइडिया काफी अच्छा लगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहूंगा। थॉर कहता है क्या तुम एक सेलर हो? हरमन कहता है कि नहीं, लेकिन तुम भी एक सेलर नहीं हो। वह बताता है कि वो एक इंजीनियर है लेकिन फिलहाल रेफ्रिजरेटर बेचता है। थॉर उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है और इस तरह से थॉर को अपनी टीम को पहला सदस्य मिल जाता है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ी मुश्किल थी फंडिंग की। थॉर अपने घर पर अपनी पत्नी लिव को कॉल करता और वह उससे कहता है कि मैं क्रिसमस पर घर नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैं डायरेक्ट पेरू जा रहा हूँ। उसकी पत्नी उसे ऐसा करने से मना करती है। थॉर कहता है कि अगर मैंने यह नहीं किया तो मैं खत्म हो जाऊंगा क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल इस थ्योरी के दिए हैं और अब मुझे यह करना ही होगा। और उसकी पत्नी उसे कहती है कि तुम तैरना भी नहीं जानते, तुम्हारे बच्चे हैं, मैं हूँ। लेकिन थॉर कहता है कि मुझे यह करना ही होगा। लेकिन थॉर अपने सपने पूरा करना चाहता है, इसीलिए वो क्रिसमस पर घर नहीं आता और सीधा पेरू चला जाता है। अब यहाँ पर इनके 3 साथी और होते हैं जो सफर में इन दोनों के साथ जाएंगे, यानी कुल मिलाकर ये 5 लोग हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी लकड़ियां होती हैं जिनके ऊपर ये तीनों बैठे होते हैं और थॉर उन्हें बताता है कि इन्हीं लकड़ियों से हम एक राफ्ट बनाएंगे और तरीका ठीक वैसा ही होगा जैसा कि आज से 1500 साल पहले यहाँ के लोग राफ्ट बनाकर पॉलिनेशिया गए, क्योंकि ये इसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकते, इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं लगा सकती। अगर इन्होंने ऐसा किया तो इनका दावा गलत हो सकता है। इन्हें खाने पीने के लिए और सामान के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत है, इसीलिए थॉर एक आदमी के पास जाता है जो बहुत ही अमीर होता है और थॉर उससे कहता है कि मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि पॉलिनेशिया में जो लोग हैं जो वहाँ बसे हैं वो यहीं के लोग हैं, यानी कि वो पेरुवियंस हैं। यह बात सुनकर वो आदमी हैरान हो जाता है और साथ ही साथ वह थॉर को फंडिंग करने के लिए भी तैयार हो जाता है और इस तरह से थॉर को उसकी टीम को पैसे मिल जाते हैं। इनके सफर की खबर न्यूज़पेपर में भी छपती है और यहाँ पर एक फोटोग्राफर आता है और वो थॉर की टीम में शामिल हो जाता है ताकि वो पूरे सफर को कवर कर सके, उसे रिकॉर्ड कर सके और ये अपनी राफ्ट बना लेते हैं और इन्हें अलविदा करने के लिए कई लोग समुद्र के किनारे आते हैं और अब सबको यकीन है कि अब इन्हें कहीं कोई दोबारा नहीं देखेगा क्योंकि यह सफर बहुत ही मुश्किल है। और ये सभी एक छोटी सी राफ्ट लेकर बहुत बड़े ओशियन में उतर जाते हैं और धीरे धीरे इनकी राफ्ट समुद्र की गहराई में जाना शुरू हो जाती है। इन लोगों के पास आज से 1500 साल पुराने तरीके से बनी हुई लकड़ी एक राफ्ट है, खाने का कुछ सामान और एक सेफ्टी बोट और एक रेडियो होता है और इनकी राफ्ट धीरे धीरे समुद्र की गहराई में जाना शुरू हो जाती है। और एक रात को जब ये सभी सो रहे होते हैं तो तभी यहाँ पर एक बहुत भयानक तूफान आता है और थॉर जो कि राफ्ट के सेल को हटा रहा होता है तो तभी उसे एक जोरदार झटका लगता है और वह पानी से नीचे गिर जाता है और उसे तैरना भी नहीं आता, लेकिन उसके साथ ही उसे पानी से ऊपर खींच लेते हैं और इस तरह से थॉर की जान जाते जाते बचती है। अब अगली सुबह जब समंदर पूरी तरह से शांत हो जाता है तो ये देखते हैं कि इनकी राफ्ट को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है और ये सब एक बार फिर से अपनी राफ्ट को रिपेयर करते हैं। इन्हें आज पूरे 4 दिन इस सफर पर हो चुके हैं और ये धीरे धीरे अपने सफर अपने मंजिल की ओर बढ़ रहे होते हैं, लेकिन समंदर इतना आसान नहीं होता। बीच समंदर में इन्हें एक बहुत बड़ी व्हेल दिखती है और जब ये उसे अपने कैमरे में शूट कर रहे होते हैं तो हरमन जो कि थॉर का सबसे पहला साथी था तो वो इस बात से डर जाता है क्योंकि व्हेल उसकी राफ्ट के नीचे से गुजर रही होती है। वो वहां से एक शार्प हथियार उठाता है जिस पर एक रस्सी बंधी हुई होती है और वो उसे फेंकने वाला होता है। उसका साथी बोलता है इसे साइड में रखो, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानता और वो उसे व्हेल के ऊपर फेंक देता है जो कि व्हेल के शरीर में जाकर गिर जाता है। अब व्हेल पानी के नीचे जाना शुरू करती है और इनकी राफ्ट घूमने लगती है क्योंकि उस हथियार में रस्सी बंधी हुई थी और इनकी राफ्ट यहाँ पर डूबते डूबते बचती है। इस बात पर हरमन की और उसके एक साथी की आपस में बहस हो जाती है और थॉर कहता है कि राफ्ट पर कोई किसी को कुछ नहीं, जिसको कहना होगा मैं कहूंगा क्योंकि इस राफ्ट का इंचार्ज मैं हूँ। अब धीरे धीरे दिन बीतना शुरू हो जाते हैं और इनके पास जो रेडियो होता है वो भी खराब हो जाता है, ये किसी संपर्क नहीं कर रहे होते हैं और हरमन की दिमाग की हालत भी धीरे धीरे खराब हो रही होती है। उसे शक होने लगता है कि लकड़ियां पानी ऑब्जर्व कर रही हैं और धीरे धीरे रस्सियां जिनसे लकड़ियों को बांधा गया है वो पूरी तरह से टूट जाएंगी और ये सब के सब यहाँ पर डूब जाएंगी। दरअसल ये सारी बातें रेस्टोरेंट में उस आदमी ने कही होती हैं जिसके पास थॉर सबसे पहले गया था और अब हरमन के दिमाग में यही बातें घूम रही होती है। इनके पास वो आदमी जो कैमरामैन होता है वो सेफ्टी एयरबोर्ड पर बैठकर राफ्ट से दूर चला जाता है ताकि ये सबको शूट कर सके और जब वो इन्हें रिकॉर्ड कर रहा होता है तो तभी पानी में एक बहुत बड़ी शार्क आती है। यहाँ समंदर में चारों तरफ शार्क होती हैं जो कभी भी इन पर हमला कर सकती हैं, इन्हें मार सकती हैं और इससे पहले कि वो शार्क उस पर हमला करती है थॉर इसे देख लेता है और जल्दी जल्दी एयरबोर्ड की रस्सी को खींचने लगता है और उस आदमी को बोट से ऊपर ले आता है और इस तरह से उस आदमी की जान जाते जाते बचती है। लेकिन समंदर में हर एक जगह मौत है, हर एक जगह खतरा है। इन्हीं में से एक आदमी होता है जिसके पास तोता होता है और वह तोता जब पानी में जाकर बैठ जाता है तो वहाँ पर एक शार्क आती है और वह शार्क उसे अपना खाना बना लेती है जिसकी वजह से उस आदमी को बहुत ज्यादा दुख होता है और वही शार्क जब इनकी राफ्ट के आस पास आता तो वह आदमी उसे पकड़ लेता है और ये सब के सब मिलकर उसे पानी से ऊपर खींच लेते हैं और उसे मार देते हैं जिसकी वजह से खून पानी में गिरने लगता है और सारी की सारी शार्क इनकी राफ्ट के चारों तरफ घूमने लगती है, अट्रैक्ट होने लगती है, जिससे हरमन डर जाता है और वह वहाँ पर एक बॉक्स लेकर आता जिसमें उसने लंबी लंबी स्टील की वायर्स रखी और वह थॉर से कहता है कि अब बचने का केवल एक ही तरीका है, हमें अपनी राफ्ट को इन स्टील की वायरों से बांधना होगा, नहीं तो हमें से कोई भी नहीं बचेगा। लेकिन थॉर कहता है कि नहीं, हम ठीक वैसे ही जाएंगे जैसे कि आज से 1500 साल पहले यहाँ के लोग राफ्ट बनाकर गए थे। लेकिन हरमन का दिमाग अभी भी अच्छी तरह से पूरी तरह से काम नहीं कर रहा होता है और उसका पैर स्लिप हो जाता है और वह पानी में गिरने लगता। इससे पहले कि उसे शार्क अपना भोजन बनाती उसके साथ ही उसे पानी से ऊपर खींच लेता
देते हैं और इस तरह से उसकी जान जाते जाते बस। और ऊपर आने के बाद हरमन सभी से माफी मांगता है क्योंकि वो जानता है कि उसने गलती की है। यहाँ पर इनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि ये सही रास्ते पर है भी या नहीं। इनका नेविगेटर जिसका नाम एरिक होता है वो कहता है कि शायद हम सही रास्ते पर नहीं है, लेकिन थॉर को विश्वास है कि वो सही रास्ते पर है। और इतने लंबे सफर के बाद ये सभी की सभी मेंटली और फिजिकली पूरी तरह से टूट चुके हैं। और एक दिन इनका नेविगेटर जिसका नाम एरिक होता है वो सेक्सटेंट, जो कि बहुत ही बेसिक यंत्र होता है जिससे दिशा का पता लगाया जा सकता है, उससे पूरी कैलकुलेशन लगाता है और वो थॉर के पास आता है और वह थॉर से कहता है कि ये बिल्कुल सब सही रास्ते पर हैं, ये पॉलिनेशिया की तरफ बढ़ रहे हैं। और आज लगभग 3 महीने के बाद इनकी राफ्ट पर पहली बार खुशियां आई है और ये सब एक दूसरे के गले लगते हैं। और साथ ही साथ अब इनका रेडियो भी काम करना शुरू कर देता है और ये रेडियो से कोडिंग मैसेज के थ्रू बाहरी दुनिया को मैसेज पहुंचाते हैं कि कैसे आज से लगभग 1500 साल पहले पेरू के कुछ लोग लकड़ी की एक राफ्ट पर पॉलिनेशिया पहुंच गए थे। और जब यह खबर बाहरी दुनिया को पता चलती है तो वहां पर एक हंगामा समझ जाता है, क्योंकि आज तक पॉलिनेशिया के इतिहास के बारे में जितनी भी थ्योरी थी वो सब की सब बदलने वाली थी। और 7 अगस्त ईयर 1947 को जब इन सब को लगभग राफ्ट पर पूरे 101 दिन हो चुके, सुबह इनमें से एक को आसमान में एक उड़ता हुआ पक्षी दिखाई देता है और इस बात से इन सबको बहुत ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि पक्षी का मतलब है कि आसपास कहीं जमीन है और ये अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। और तभी इन्हें अपने सामने एक द्वीप दिखाई देता है और यह वही द्वीप होता है जहां पर इन्हें पहुंचना है, जहां पर इन्हें जाना है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए इन्हें बड़ी बड़ी लहरों का सामना करना पड़ेगा, जो कि इतना आसान नहीं है। और यहाँ पर हरमन, जो कि थॉर का सबसे पहला साथी था, और वह बताता है कि 13वीं लहर 12वीं लहर से ऊंची होती है, इसीलिए इन सबको अपने राफ्ट को एक लंगड़ के जरिए रोक कर रखना होगा और ठीक 13वीं लहर से पहले इन्हें अपनी लंगड़ को उठा देना होगा ताकि ये उस बड़ी लहर के सहारे बीच तक किनारे तक पहुंच सके। और ये अपना लंगड़ गाड़ देते हैं, लेकिन तभी 10वीं लहर में इनका लंगड़ टूट जाता है और ये सब के सब अब लहरों के सहारे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर किस्मत इनका साथ देती है और ये सब के सब किनारे तक बीच तक पहुंच जाते हैं। और इस तरह से यह एक ऐसा सफर जिसके बारे में दुनिया का मानना था कि ये इसे कभी भी पूरा नहीं कर सकते, उसे पूरा करके ना सिर्फ इतिहास लिखते हैं बल्कि पूरी तरह इतिहास बदल भी देते हैं। अगर इंसान के अंदर पॉजिटिव सोच हो, दृढ़ संकल्प हो, उसे अपने आप पर विश्वास हो, जो वो करना चाहता है उसमें उसका पूरा डेडिकेशन हो, यानी कि समर्पण हो, तो इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो आप यहाँ नहीं कर सकते। इसीलिए इंसान को पॉजिटिव होकर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। और अंत में हमें इन 6 लोगों की कुछ फोटोज और असली वीडियोज दिखाई जाती हैं जो इन्हीं में से एक ने ली थी। और इस तरह से इस सफर से ये भी साबित हो गया कि पॉलिनेशिया के जो मूल निवासी हैं वो एशियंस नहीं बल्कि पेरुवियंस हैं, यानी कि साउथ अमेरिकन हैं। इन चुनौती भरे 101 दिन के सफर को तय करने वाले जो 6 लोग थे जिन्हें पता था कि उन तक कहीं कोई मदद नहीं पहुंच सकती, उनके नाम थे थॉर हेड्रल, हरमन वाटसिंगर, क्नाट ह्यूबलैंड, बेंस डेनिसन, एरिक हेजलबर्ग, टॉस्टिन रेबी। इन 6 लोगों ने अपनी जान पर खेलकर इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अपना नाम दर्ज करा लिया। जिस नाव से इन्होंने समंदर पार किया था उसका नाम कॉन्टिकी है, जिसे आज भी म्यूजियम में रखा हुआ है और हर साल हजारों लोग उस नाव को देखने के लिए आते हैं। फिल्म सन 2012 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.2 और पहली बार किसी नॉर्वेशियन फिल्म को ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट पिक्चर के लिए नॉमिनेट किया गया था। उम्मीद करते हैं कि सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी।